तो विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक है राज्यसभा के कार्य व शक्तियाँ। इससे पहले हमने पढ़ा था लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ और संसद के कार्य व शक्तियाँ। तो राज्यसभा की कई शक्तियाँ हैं, वो लगभग संसद और लोकसभा के शक्तियों के समान ही, जैसे विधायी शक्ति है या संविधान संशोधन शक्ति है या फिर है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शक्ति है। ये समस्त शक्ति है वो जो संसद की शक्ति या लोकसभा की जो शक्ति है वो समान ही शक्ति है। अब इसके अंदर जो हमारी पहली शक्ति आती है वो आती है हमारी विधायी शक्ति। तो इस विधायी शक्ति का मतलब ये है कानून बनाने की शक्ति, विधि का निर्माण करने की शक्ति। तो कानून या विधि निर्माण की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। जब संसद को प्राप्त है, इसका मतलब यह हुआ कि संसद को प्राप्त है तो संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को है वो शक्ति प्राप्त है। अब विधायी शक्ति के अंदर लिखा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा व लोकसभा धन विधेयक के अलावा अन्य अवित्तीय विधेयक, मतलब ऐसा विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, अवित्तीय विधेयक है। तो अवित्तीय विधेयक के संबंध में कानून या विधि निर्माण की शक्ति है वो संसद के दोनों सदन का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का वो बराबर प्राप्त है। केवल धन विधेयक की जो शक्ति है वो हमारी है वो लोकसभा को प्राप्त है, जो राज्यसभा को नहीं है। तो लोकसभा को जो धन विधेयक से संबंधित जो शक्ति प्राप्त है वो हमारे संविधान का अनुच्छेद 109 के अनुसार जो शक्ति हमने लोकसभा के अंदर भी पढ़ी थी और आगे राज्यसभा की वित्तीय शक्ति के अंदर भी हम इसको है वो और गहराई से पढ़ लेंगे। दूसरी शक्ति आती है संविधान संशोधन की शक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदन, या फिर बात आती है संविधान के दोनों सदन की, तो दोनों सदन का मतलब वही लोकसभा और राज्यसभा। संविधान संशोधन के संबंध में भी वो समान शक्ति प्राप्त है। अगर संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर संसद का कोई भी सदन लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से अगर उस संशोधन के प्रति असहमत है, वो सहमति नहीं देते, तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो जो संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब संविधान संशोधन नहीं होगा। तीसरी हमारी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। कैसी शक्ति? वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति के संबंध में है वो जो हमने लोकसभा के अंदर पढ़ा था, संविधान का अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त से संबंधित जो संपूर्ण शक्तियाँ है वो हमारे लोकप्रिय सदन या लोकसभा को प्राप्त है। वित्त से संबंधित है हमारे राज्यसभा को किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। वित्त से संबंधित राज्यसभा है वो निर्बल है। तो इसके अंदर लिखा है भारतीय संविधान में वित्तीय शक्ति के संबंध में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा है वो निर्बल है, मतलब उसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, मतलब धन विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। राज्यसभा के अंदर धन विधेयक को है वो प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि धन विधेयक राज्यसभा के अंदर भेजा नहीं जाएगा, राज्यसभा के अंदर भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा है उस विधेयक को है वो प्राप्त होने के दिन से 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उसको रोक सकती है या फिर उसको पास कर सकती है। अन्यथा धन विधेयक है वो अगर वो पास नहीं कर देती है, 14 दिन तक रोक देती है और समय 14 दिन से ऊपर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो धन विधेयक है वह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा वो पारित माना जाएगा। लेकिन राज्यसभा अगर धन विधेयक में किसी भी प्रकार का अगर संशोधन करना चाहती है तो वह स्वयं है वो संशोधन है वो नहीं कर सकती है।
तो राज्यसभा स्वयं में उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन वह लोकसभा को वो सुझाव दे सकती है। लेकिन उन सुझावों को लोकसभा माने या नहीं माने, ये लोकसभा के ऊपर ही निर्भर है। अर्थात राज्यसभा वो धन विधेयक में संशोधन के संबंध में धन विधेयक के संशोधन के संबंध में लोकसभा को है वो बाध्य नहीं कर सकती। तो इस पर ये स्थिति है कि अगर उसके अंदर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो राज्यसभा है वो लोकसभा को है वो सुझाव दे सकती है, लेकिन उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती और धन विधेयक को है वो खारिज भी नहीं कर सकती। तो धन विधेयक से संबंधित जो संपूर्ण शक्ति है वो लोकसभा के पास है, और धन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, मतलब उस विधेयक को संसद के सदन के अंदर पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, और लोकसभा जब उसे पास कर देती है और राज्यसभा के द्वारा भी पास हो जाता है, उसके बाद भी यह धन विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है अंतिम रूप देने के लिए। मतलब ये एकमात्र ऐसा विधेयक है जो 2 बार उसके ऊपर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हैं, एक सदन में पेश होने से पहले और एक सदन में पास होने के बाद। अब हमारी शक्ति आती है अगली कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो हमारी कार्यपालिका संबंध जो संपूर्ण शक्ति है वो हमारे मंत्रिपरिषद के पास है। हमारे कार्यपालिका के अगर अंगों के बारे में बात करें तो हमारे जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, या राज्यों के जो मंत्रिपरिषद है, ये समस्त ये हमारे कार्यपालिका के अंग है और इन्हीं के द्वारा संपूर्ण कार्य संबोधित किए जाते हैं। जो हमारी जो कार्यपालिका है, अब इस पे लिखा है भारतीय संविधान में शासन की व्यवस्था है वो कैसी है, संसदीयात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण मंत्रिपरिषद है वो संसद के लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन का मतलब हमारी लोकसभा। अब इस लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के लोकसभा के अंदर जाते हैं, लोकसभा का गठन करते हैं, इसलिए इस सदन को है वो कैसा सदन कहा जाता है? लोकप्रिय सदन। मतलब इस सदन के जो सदस्य है, ये सदस्य है वो जनता के प्रिय सदस्य है। अब इस पे लिखा है कि लोकसभा जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से, कैसे रूप से? सामूहिक रूप से है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब अपना कार्य करने के लिए तत्पर होती है। लेकिन हमारी मंत्रिपरिषद है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो इस संबंध में हमारे राज्यसभा के जो सदस्य है वो सदन में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों से कार्य के प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हमारी मंत्रिपरिषद या मंत्रियों को है वो पद से हटा नहीं सकते। अगर हमारे मंत्रिपरिषद को अविश्वास मत से अगर हटाना है तो वो लोकसभा ही हटा सकती है, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपने पद से नहीं हटा सकती। अगली हमारी शक्ति आती है विविध शक्तियां या अन्य शक्तियां। तो विविध या अन्य शक्तियों की बात करें तो हमारे जो पहले है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, अब ये अनुच्छेद है वो 54, इस अनुच्छेद के बारे में हमने संसद की शक्ति में भी पढ़ा था और लोकसभा की शक्ति के अंदर भी पढ़ा था कि अनुच्छेद 54 के अनुसार है वो हमारी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और भारत के जो प्रांत या राज्य है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और हमारे 2 संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य मिलकर के है वो एक राष्ट्रपति के चुनाव का जो मंडल बनाते हैं, उस मंडल के है वो क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और ये मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दूसरा हमारा अनुच्छेद आता है
66(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब यहाँ निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वो चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ लिखना भूल गया था, यहाँ लिख दीजिए उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 66(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये यहां पर आएगा, दोनों सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगली शक्ति आती है कि राज्यसभा व लोकसभा के साथ मिलकर जो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है वो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा गया है। तो महाभियोग प्रक्रिया लगा सकती है। तो महाभियोग को प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। यहाँ बीच में लिख देना दोनों सदन। संसद के दोनों सदन है वो जब स्वीकार कर लेंगे तभी है वो इनको महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से है वो पद से हटाया जा सकता है। तीसरी हमारी शक्ति आती है राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है, लेकिन इसके लिए वो लोकसभा की है वो सहमति होना आवश्यक। ऐसा नहीं है कि लोकसभा असहमत है और राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटा दे, नहीं हटा सकती। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो तो प्रथम बार है वो हमारे राज्यसभा के अंदर ही है वो प्रारंभ की जा सकती है, लोकसभा के अंदर प्रारंभ नहीं होगी। लेकिन राज्यसभा में प्रारंभ होने के बाद 2/3 बहुमत से है वो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है और उस प्रस्ताव के ऊपर हमारी लोकसभा है वो सहमति दे देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो उपराष्ट्रपति को पद से हटना होगा। अगली हमारी शक्ति आती है कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित आपातकाल यदि 1 माह से अधिक अवधि तक लागू करना है तो ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन या वो भी कैसे होगा, अलग अलग होगा। और कैसा बहुमत होगा, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है वो 2/3 बहुमत से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। और जब 2/3 बहुमत से अनुमोदन होगा तो ये एक बार में कितने टाइम के लिए, 6 माह के लिए है वो आपातकाल को लागू किया जा सकता है। 6 माह से अधिक है वो लागू नहीं होगा। जब 6 माह तक लागू होगा और इसके बाद भी अगर संसद को लगे कि इसको है वो आपातकाल को और आगे बढ़ाना है तो फिर एक बार में है वो कितने माह के लिए, फिर से है वो 6 माह के लिए है वो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं राज्यसभा के विशेष अधिकार। तो हमारे संविधान ने राज्यसभा को है वो 2 तरीके के विशेष अधिकार दे रखे हैं। पहला जो हमारा विशेष अधिकार दे रखा है राज्यसभा को वो दे रखा है अनुच्छेद 249 के तहत। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा की उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कितना बहुमत, 2/3 बहुमत से अगर कोई विषय कैसा है, राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो जैसे ही वो विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी तो उस स्थिति के अंदर उस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को मिल जाएगा। लेकिन ये विषय एक बार जब
राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो ये विषय है वो 12 माह मतलब 1 वर्ष तक है वो क्या रहेगा, राष्ट्रीय महत्व का वो घोषित रहेगा। इसके बाद है वो फिर से क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ष तक ही है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। इसके बाद फिर से आगे बढ़ाना हो तो 2/3 बहुमत से फिर से इसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना होगा। ये कितनी बार भी किया जा सकता है, इसके लिए ये नहीं कि एक बार ही किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। राज्यसभा चाहे तो उस विषय को 50 बार भी है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। दूसरी हमारी जो विशेष शक्ति दे रखी है वो दे रखी है अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत मतलब वापिस विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसी नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को दे सकती है। अगर जैसे हमारी अभी अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS है, तो वैसे जैसे वन सेवा है या फिर शिक्षा क्षेत्र है, तो इस शिक्षा क्षेत्र की जो सेवा है इन सेवाओं को अगर अखिल भारतीय सेवा घोषित करना है तो इन सेवा को है वो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उस सेवा को है वो अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार रखती है। और अखिल भारतीय सेवा अधिकार है वो किसके पास रहेगा, फिर हमारी केंद्र सरकार के पास रहेगा, जिसके ऊपर संपूर्ण नियमावली है वो केंद्र सरकार की रहेगी। इन दोनों अनुच्छेदों का जो अनुच्छेद है वो हमारा कौन सा 249 और अनुच्छेद 312 का अब तक है वो 2-2 बार, कितनी बार 2-2 बार है वो राज्यसभा ने इसका है वो उपयोग कर चुके हैं। इससे आगे का हमारा जो टॉपिक है वो आएगा कार्यपालिका, और वो टॉपिक जिसके अंदर टॉपिक रहेगा हमारा राष्ट्रपति का पद। तो जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति के बारे में हम है वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और इसके अंदर किसी भी तरीके का सुझाव हो तो वो आप दे सकते हो।